महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भतीजावाद की पॉलिटिकल पिक्चर का क्लाइमैक्स बन गया है। पवार परिवार की पारिवारिक राजनीति में एक नए भतीजे का पर्दापण हुआ और वो हैं युगेंद्र पवार, जो अजीत पवार के सगे भतीजे हैं। ठीक उसी तरह जैसे शरद पवार के भतीजे अजीत पवार हैं, बारामती के सबसे रसूखदार परिवार में ऐसी सियासी कुश्ती छिड़ी है कि शरद और अजीत में शह मात का दांव अब चरम पर है। बारामती सीट से पिछली बार की तरह अब की बार भी एनसीपी से अजीत पवार घड़ी निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ विपक्ष से कोई और नहीं बल्कि उनके ही भतीजे युगेंद्र पवार चुनावी मैदान में आ चुके हैं। ये शरद पवार के हिस्से वाली एनसीपी के उम्मीदवार हैं। वैसे इसी साल लोकसभा चुनाव में बारामती सीट पर मुकाबला भले ही सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सूले के बीच था, लेकिन असली लड़ाई तो चाचा और भतीजा में थी, यानी कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच, और इसमें भतीजे अजीत पर चाचा शरद भारी पड़े। एनसीपी के नाम और निशान की लड़ाई में शरद पवार पर भले ही अजीत पवार 20 साबित हुए, लेकिन इसके बाद हुए पहले चुनाव की बाजी सीनियर पवार के नाम रही, क्योंकि एनडीए के साथ अजीत पवार की एनसीपी को महज एक सीट नसीब हुई, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल शरद पवार के 8 सांसद चुने गए। ऐसे में अजीत पवार के लिए विधानसभा चुनाव अब एक करो या मरो जैसी स्थिति बन गई है, क्योंकि अगर वो भतीजे युगेंद्र से हार गए तो उन्हें सियासी जीवनदान के लिए एक बार फिर शायद चाचा शरद पवार की शरण में ही जाना होगा, क्योंकि हार की सूरत में महायुति में भी उनकी अहमियत खत्म हो सकती है। लेकिन अगर अजीत खुद चुनाव जीते और पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, तब वो दोनों, उनके दोनों हाथ में फायदे वाले लड्डू ही होंगे। फिलहाल अजीत पवार शिवसेना और बीजेपी के साथ गठबंधन में सीटों की गुत्थी सुलझाने में जुटे हैं, तो भतीजे और विरोधी दल के उम्मीदवार युगेंद्र उन्हें बारामती में उलझाने। पण एक आम्हाला आत्मविश्वास आहे की पवार साहेब आमच्या पाठीमागे आहेत आणि संपूर्ण बारामतीची जनता आणि महाराष्ट्राची जनता साहेबांच्या पाठीशी असल्यामुळे नक्कीच आम्हाला तिथं विजय मिळेल। ये तो बात हुई बारामती की, पर भतीजावाद की लड़ाई महाराष्ट्र की एक और हाई प्रोफाइल सीट पर है, और वो सीट है ठाणे की कोपरी पंच पखाड़ी, जहां से शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उम्मीदवार हैं। लेकिन उनके खिलाफ शिवसेना यूबीटी ने एक बड़ा दाव चला है। एकनाथ शिंदे को उन्हीं के गढ़ में घेरने के लिए उद्धव ठाकरे ने केदार दीघे को उतारा है। केदार दीघे शिंदे के ही राजनीतिक गुरु आनंद दीघे के भतीजे हैं। ठाणे शिवसेना का किला माना जाता है। ये वो शहर है जिसने बाल ठाकरे की शिवसेना के वजूद को पहली जमीन दी। यही पार्टी ने पहला निकाय चुनाव जीतकर अपना मेयर बनाया, और यह संभव हुआ बाल ठाकरे के लेफ्टिनेंट आनंद दीघे की वजह से, जिनका ठाणे में सिक्का चलता है। आनंद दीघे की उंगली पकड़कर ही एकनाथ शिंदे ने राजनीति में कदम रखा। दीघे शिंदे के राजनीतिक गुरु थे। 2001 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मौत को भी शक की निगाह से देखा जाता है। शिंदे समर्थक तो दीघे की मौत को हत्या तक मानते हैं। खैर, जब दीघे नहीं रहे तो ठाणे की कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में आ गई। शिवसेना में जब टूट हुई और शिंदे मुख्यमंत्री बने, तो ठाणे में पार्टी की पूरी यूनिट उनके साथ आ गई, सिवाय उस वक्त के सांसद राजन विचारे के, जो उद्धव ठाकरे के साथ बने रहे। लेकिन 2024 के चुनाव में शिंदे के कैंडिडेट नरेश मास्के ने विचारे को हरा दिया, और इस नतीजे ने ठाणे में एकनाथ शिंदे की पकड़ पर एक बार और मुहर लगा दी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने आनंद दीघे के भतीजे केदार को सीएम शिंदे के खिलाफ उतारकर चुनावी लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है। 43 साल के केदार अभी शिवसेना यूबीटी के ठाणे अध्यक्ष हैं। बताया जाता है कि उन्होंने पहले भी 2 बार चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन शिंदे की वजह से उनका यह सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस सपने को अब उद्धव ठाकरे ने पूरा किया है, लेकिन कोपरी पंच पखाड़ी सीट पर एकनाथ शिंदे को हराना आसान नहीं होगा। हालांकि केदार दीघे दावा कर तो रहे हैं कि बस बाजी पलटनी ही वाली है। गए 3 साल में जिस तरीके की घटिया राजनीति इस महाराष्ट्र में हुई, लोग इससे बहुत ही नाखुश हैं। जिस तरीके के गलत और फॉल्स कमिटमेंट ये राज्य सरकार कर रही है, जिस तरीके के हेल्थ केयर, एजुकेशन, शेतकरी हो, सर्वसामान्य नागरिक हो, इनको जो तकलीफ हो रही है उसके ऊपर बिना देखे खुद की कुर्सी कैसे बचा सकते हैं, इसके पीछे का राजनीति, घटिया राजनीति उन्होंने किया हुआ है। तो लोग सही तरीके से इस आने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, और हम लोग
जिस तरीके से सच्चाई की राह पे चल रहे हैं, तो सच्चाई को जरूर जीत मिलेगी, ये मुझे मालूम है। भतीजावाद की जंग में ही बाजी पलटने वाला खेल महाराष्ट्र के नासिक में भी खेला जा रहा है। यहां अजीत पवार के एनसीपी के मुंबई अध्यक्ष समीर भुजबल बागी बन गए। उन्होंने पार्टी और पद छोड़ दिया, लेकिन इस बगावत के पीछे की असली कहानी शायद कुछ और ही है। दरअसल एनसीपी के कद्दावर नेता और शिंदे सरकार में मंत्री छगन भुजबल के भतीजे समीर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। समीर नासिक जिले की नंदगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो महायुति में शिवसेना के खाते की सीट है। यहां से पार्टी ने एक बार फिर सुहास कांदे को ही मौका दिया है। सुहास कांदे ने नंदगांव सीट पर 2019 के चुनाव में छगन भुजबल के ही बेटे पंकज को हराया था। एक वक्त था जब सुहास भुजबल परिवार के करीबी हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया। फिर शिवसेना में शामिल हो गए और भुजबल परिवार के कट्टर विरोधी बन गए। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की अगुवाई में एमवीए सरकार बनी और छगन भुजबल नासिक जिले के गार्जियन मंत्री बने, तो सुहास कांदे इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट तक गए थे। लेकिन वक्त ऐसा बदला कि शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी में भी टूट हुई। इस दौरान छगन भुजबल अजीत पवार के साथ हो गए और फिर सुहास कांदे और भुजबल परिवार महायुति की छतरी के नीचे आ गए। खुद छगन भुजबल महायुति में नासिक की येवला से एनसीपी के उम्मीदवार हैं। उनके बेटे पंकज राज्यपाल की तरफ से नामित विधान परिषद के सदस्य बन चुके हैं, लेकिन भतीजे समीर भुजबल को विधानसभा चुनाव में मौका नहीं मिला, तो अब वो नासिक की नांदगांव सीट से निर्दलीय बनकर दावा अपना वहां पर ठोकेंगे। समीर भुजबल की बगावत के पीछे दो तरह की कहानी है। एक कि वो चाचा छगन भुजबल से नाराज हैं, और दूसरी कि उनकी कथित बगावत के पीछे चाचा की ही शय है। अब चाचा भतीजे के क्लेश में ये चुनाव विशेष है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार एक और भतीजा सियासी पिच पर उतरने जा रहा है। उनका नाम है अमित ठाकरे। सोचने की जरूरत नहीं, इनका रिश्ता ठाकरे परिवार से ही है। ये राज ठाकरे के बेटे और उद्धव ठाकरे के भतीजे हैं। अमित ठाकरे मुंबई की माहिम सीट से एमएनएस के उम्मीदवार बने हैं। यहां उनकी टक्कर शिवसेना के मौजूदा विधायक सदा सरवणकर और शिवसेना यूबीटी के महेश सावंत से होगी। अमित ठाकरे के चचेरे भाई आदित्य ठाकरे माहिम से ही बगल वाली सीट यानी कि वर्ली से विधायक है। आदित्य ने 2019 में जब पहला चुनाव लड़ा, तो उनके चाचा राज ठाकरे ने अलग पार्टी में होते हुए भी बिना शर्त उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, उनका समर्थन किया। लेकिन इस बार ऐसा होने की उम्मीद कम है। माहिम में अगर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ उद्धव के उम्मीदवार डटे रहे, तो फिर वर्ली में आदित्य ठाकरे की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ अब की बार शिंदे की शिवसेना राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को उतार सकती है, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, मुरली देवड़ा के बेटे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अपने अपने बेटे की खातिर पर्दे के पीछे हाथ मिलाते हैं, या फिर अहंकार की लड़ाई में हाथ मलना पसंद करते हैं। यार मतलब मुझे लगा कि अभी आना चाहिए, सही वक्त है, इसलिए मैंने साहब ने जब मुझे पूछा तो मैंने हाँ कहा कि मेरी तैयारी है। मैंने सिर्फ उनको इतना कहा कि आप प्रेशर मत लो, क्योंकि आपको महाराष्ट्र भर घूमना है, इसलिए आप प्रेशर मत लो, मेरी तयारी है, आप मुझे दोगे तो मैं 100% इधर से चुन के आऊँगा। दादर माहीम हा मतदारसंघ जो आहे, ज्या भागामध्ये शिवसेनेची स्थापना झाली आणि जिथे स्थापना झाली त्या मतदारसंघात शिवसेना लढणार नाही असं कधी होत नाही। वैसे आपको याद ही होगा कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में चाचा भतीजे की टकराव की परंपरा बहुत पुरानी है। सबसे नई कहानी शरद पवार और अजीत पवार की लड़ाई जरूर है, पर इससे कहीं पहले बाल ठाकरे के जीवित रहते ही उनके भतीजे राज ठाकरे ने रास्ते जुदा कर लिए थे। इसके बाद धनंजय मुंडे ने भी अपने चाचा और बीजेपी के दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे से मुंह मोड़ लिया था, तो अजीत पवार के एनसीपी के नेता सुनील तटकरे ने उनके भतीजे अवधूत तटकरे से सियासी रिश्ता तोड़ लिया था। यह कहानी साल 2003 की है, जब ठाकरे परिवार में उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ गई, क्योंकि बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव को सियासी विरासत सौंपने का ऐलान किया, जबकि असली उत्तराधिकारी भतीजे राज ठाकरे माने जा रहे थे। भाषण हो या फिर पहनावा, हर लिहाज से राज ठाकरे चाचा बाल ठाकरे की लीक पर चल रहे थे। लेकिन यहां पुत्र मोह कहिए या फिर कुछ और, बाल ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को ज्यादा तरजीह दी।
इससे नाराज होकर राज ठाकरे ने 2006 में अपनी अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। 2009 के पहले विधानसभा चुनाव में ही राज की पार्टी ने 13 सीटें जीती, लेकिन उसके 2 चुनावों में एमएनएस सिर्फ एक सीट ही जीत पाई। राज ठाकरे की तरह ही धनंजय मुंडे के साथ भी हुआ, जो अपने चाचा गोपीनाथ मुंडे के राइट हैंड हुआ करते थे। बीजेपी में भी धनंजय मुंडे का रसूख था, लेकिन जब बीड की परली विधानसभा सीट पर उम्मीदवार चुनने की बारी आई तो गोपीनाथ मुंडे ने भतीजे धनंजय की जगह अपनी बेटी पंकजा मुंडे को प्राथमिकता दी। ऐसे में 2013 में धनंजय मुंडे ने एनसीपी ज्वाइन कर ली और 2014 के विधानसभा चुनाव में चचेरी बहन पंकजा के खिलाफ उतर गए। पहली बार तो वो हारे, लेकिन दूसरी बार यानी कि 2019 में एनसीपी से धनंजय मुंडे ने बीजेपी की पंकजा मुंडे को हरा दिया। समय का फेर देखिए, 2014 में गोपीनाथ मुंडे का निधन हो गया। तब वो लोकसभा सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री थे और बेटी पंकजा विधायक थी। ऐसे में दूसरी बेटी प्रीतम बीड लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतकर संसद पहुंची। प्रीतम ने 2019 का चुनाव भी जीता, लेकिन पंकजा विधानसभा चुनाव हार गई। इसके बाद पंकजा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन प्रीतम की जगह खुद लोकसभा का चुनाव लड़ा और ये चुनाव भी हार गई। अब बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद में भेजा है, जबकि उनके चचेरे भाई धनंजय मुंडे एनसीपी में अजीत पवार के साथ हैं और राज्य की शिंदे सरकार में मंत्री भी हैं। महाराष्ट्र में भतीजावाद का एक और उदाहरण तटकरे परिवार है। अजीत पवार की एनसीपी के इकलौते सांसद सुनील तटकरे हैं। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। 2019 में उन्होंने भतीजे अवधूत तटकरे की जगह श्रीवर्धन सीट से बेटी अदिति को टिकट दिलवाया। ऐसे में भतीजे अवधूत नाराज होकर शिवसेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में चाचा और भतीजे की सियासी अदावत पुरानी है। 18वीं सदी में यह सूबा चाचा भतीजे के सबसे क्रूर झगड़े का गवाह बना, जब 18 साल के पेशवा नारायण राव की हत्या कर दी गई। जानते हैं उनकी हत्या में किसका हाथ था? तो वो थे पेशवा नारायण राव के ही चाचा रघुनाथ राव, जिन्होंने गद्दी के लिए अपने भतीजे की हत्या करवाई। तब रघुनाथ राव ने भतीजे नारायण की काका माला वाचवा यानी कि चाचा मुझे बचा लो की गुहार भी अनसुनी कर दी। अतीत से वर्तमान तक भारत की राजनीति में चाचा और भतीजे में कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी होती रही है। यूपी विधानसभा के उपचुनाव में करहल सीट से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है, जो अखिलेश यादव के भतीजे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप को मैनपुरी सीट से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन फिर अखिलेश का मन बदला और वो खुद ही चुनावी मैदान में उतर गए। तब वो खुद करहल सीट से विधायक थे। सांसद बनने के बाद अखिलेश ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और अब भतीजे तेज प्रताप को विधानसभा का टिकट थमा दिया है। इससे पहले अखिलेश यादव की अपने चाचा शिवपाल से लड़ाई भी दुनिया देख चुकी है, जो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को लेकर छिड़ी थी। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव अपने छोटे भाई शिवपाल के साथ थे, लेकिन अखिलेश ने चाचा और पिता की मंशा पूरी नहीं होने दी और खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए। ऐसे में नाराज शिवपाल ने अलग पार्टी भी बनाई, जो सफल खास हुई नहीं। तो अब वो वापस समाजवादी पार्टी में आकर भतीजे के नेतृत्व को कबूल कर चुके हैं। चाचा भतीजे की जंग का एक और किस्सा बिहार का है, जहां 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी पर कब्जे की जंग शुरू हो गई। रामविलास के बेटे चिराग पासवान पर चाचा पशुपति पारस भारी पड़े, लेकिन 2024 में समय ने करवट ली और चिराग की किस्मत पलटी तो ना सिर्फ रसूख लौटा, बल्कि आज केंद्र सरकार में चिराग कैबिनेट मंत्री भी बन गए। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी आईएनएलडी में ऐसी रार छिड़ी कि उनके बेटे अभय चौटाला ने भतीजे दुष्यंत चौटाला को पार्टी से ही बाहर कर दिया। ऐसे में दुष्यंत ने अलग पार्टी जेजेपी बनाई। 2019 में 10 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम भी बने, लेकिन 2024 में दुष्यंत की किस्मत दगा दे गई और वो खुद बुरी तरीके से हारे। जेजेपी का खाता भी चुनाव में खुल नहीं पाया। एक वक्त था जब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की तूती बोलती थी। प्रकाश सिंह बादल पार्टी के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री थे, तो उनके भतीजे मनप्रीत बादल भी विधायक और मंत्री। लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने बेटे सुखबीर बादल को ही उत्तराधिकारी बनाया। 2010 में बादल परिवार में ऐसी खटपट हुई कि मनप्रीत को अकाली दल से बाहर कर दिया।
ऐसे में उन्होंने पहले खुद की पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस की अमरिंदर सरकार में मंत्री बने। लेकिन 2022 में आम आदमी पार्टी से चुनाव हारने के बाद उन्होंने पाला बदल लिया और इन दिनों बीजेपी में हैं। मनप्रीत को बीजेपी ने गिद्दरबाहा विधानसभा सीट के उपचुनाव में उम्मीदवार भी बनाया है। पुत्र मोह में तो महाभारत हो चुकी है। आपने कहानी सुनी होगी, टीवी पर सीरियल भी देखा होगा। अगर धृतराष्ट्र ने पांडवों की 5 गांव वाली मांग मान ली होती, बेटे दुर्योधन के हट को गले ना लगाया होता, पांडवों को उनके हक से दूर ना किया होता, तो हस्तिनापुर की लड़ाई भी नहीं हुई होती। तब खूनी युद्ध हुआ था और अब उत्तराधिकार की लड़ाई में पिछड़े भतीजे या तो अजीत पवार जैसे पार्टी पर कब्जा जमा लेते हैं या फिर चिराग पासवान की तरह मौके का इंतजार करते हैं या फिर धनंजय मुंडे की तर्ज पर विरोधी खेमे से हाथ मिला लेते हैं। और खास तौर पर अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो वो तो अब ऐसी हो गई है कि भले से ही आपका भतीजा हो, चाचा हो, परिवार, रिश्तेदारी, दोस्ती कुछ भी पक्की नहीं रह गई।